नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम। न्यूज़हॉलिक मंजरी में सबका स्वागत है। सबसे पहले हम प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी का स्वागत लेते हैं। मैम, स्वागत है आपका। आपको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। मोदी जी भी जिनको सुनते हैं उनको अपने चैनल पे बुला करके हम क्या कहें, सौभाग्य हमारा है कि आप पधारी, आपने हमको समय दिया। जी, मैं आपको तो बहुत सुनती हूँ। जी, ये सचमुच मेरा सच कह सौभाग्य रही है। हूँ। जी, कुछ ही लोगों को सुनती हूँ, उसमें आप हैं। धन्यवाद। तो जी, आज जो समस्या मैं भारत में देख रही हूँ वो ये है कि राहुल गांधी खुला क्यों घूम रहा है। ये कैसा लोकतंत्र है जो लोकतंत्र के अपराधी हैं, विरोधी हैं, जो लोकतंत्र का जरा भी सम्मान नहीं करते, ऐसे लोग खुले घूम रहे हैं। दीप के है, उसकी पार्टी है, वो लोग किस हक से जा करके स्कूलों का इंस्पेक्शन कर रहे हैं। और चीज क्या मुझे लग रही है, जेंजी आओ करके ये हमारे बच्चों को बुला करके उनको निशाने पे रख रहे हैं। आप एक प्रोफेसर हैं, बच्चों से लगातार जुड़ी रही हैं, एक माँ हैं, तो बच्चों के भविष्य को ये दांव पे लगा रहे हैं, हमारे बच्चों को दांव पे लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो भविष्य के वोटर हैं। और 29 इनकी नजर पे है कि वहां पर 2029 में लोकतंत्र का जब वो महासमर होगा, जिसे हम लोकतंत्र चुनाव कहते हैं, उस समय ये हमारे बच्चों को बरगला करके, कंफ्यूज करके सत्ता में आ सके। अगर नहीं आ सकते तो कम से कम मोदी को रोक सके। तो ये इनकी प्लानिंग साफ समझ में आ रही है, कंफ्यूजन फैला करके बच्चों के दिमाग में सत्ता तक पहुंचने की। आपका इस पे क्या कहना है? पहले हम समस्या डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसके पॉसिबल क्या समाधान हो सकते हैं। अगर उस पे कुछ दृष्टि पड़ सकेगी तो बहुत अच्छा होगा। ओवर टू यू। जी। तो पहला मैं शब्द ले रही हूँ लोकतंत्र, जी। फिर राहुल गांधी, दीपिके, जेनजी और 29 का वोटर। तो देखिए, लोकतंत्र से हम भारतीयों के मन में जो आता है, जो जहां हम जन्मे हैं, पले हैं, बड़े हुए हैं, जिससे हमारा मन, बुद्धि, चित्त बना है। लेकिन ये लोकतंत्र केवल एक शब्द है, और ये यूरोपियन, खास करके इंग्लिश पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का वो संस्करण है जो 1935 में अंग्रेजों ने अपने स्थायित्व के लिए स्वीकार किया था, या बनाया बिल्कुल। था, या रचाई था। 1935 का एक जो संविधान है, वो मोटा मोटी 1935 के एक्ट का एडॉप्शन था। उसमें से बहुत सी अच्छी चीजें काट के और बहुत सी चीजें जोड़ के। अच्छा, ये जो संविधान था, इसके लिए स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि इट्स अ हेस्टली ड्रॉन मैनुअल फॉर गवर्नेंस। गवर्नेंस के लिए एक मैनुअल है, जैसे मिक्सी का मैनुअल है, कार का मैनुअल है, अवन का मैनुअल है, किसी और चीज का मैनुअल है, एंड दैट टू हेस्टिली ड्रॉन। दूसरी बात उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कही थी कि इसको बाद में हम ठीक से ड्रॉ करेंगे। दो बात हो गई। तीसरा, ये लोकतंत्र जो निकला है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ये इस संविधान से निकलता है। ये संविधान कांग्रेस पार्टी के ऊपर अंग्रेजों ने लादा, जिनके यहाँ स्वयं कोई संविधान न था, न आज की तारीख में है। इसका मतलब उनका ये घमंड कि हमने सारी दुनिया में राज कर लिया बिना किसी संविधान के, और उनके देश में भी कोई संविधान नहीं। तो कांग्रेस पार्टी पर ये दबाव क्यों है कि तुम एक संविधान बनाओ? क्योंकि तुम उस तरह ही काम करो जिस तरह वन वे ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेस चलता रहे। 1945 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जब डीकॉलोनाइजेशन नहीं, जब एम्पायर टूट रहा है अगेंस्ट दियर विशेस, तो भी ये कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों को ट्रांसफर ऑफ पावर करें जो उनके एजेंट है। अन्यथा
कांग्रेस पार्टी उसी तरह एक दल है 1945 में, 46 में, 35 में, 36 में या 47 में, जैसे आज अनेकानेक राजनीतिक दल है। तो राइट। एक कोई जा रहा है, तो वो जा क्यों रहा है? क्योंकि उसका कोई नैसर्गिक और लीगल क्लेम इस भूभाग पर नहीं है। तब वो कह रहा बहुत हुआ और हम जा रहे हैं। तो यानी एक इलीगल ऑक्यूपेंट अपने सेल्फ कन्फेशन से जा रहा है और जाते हुए वो कह रहा है कि हम उसको सत्ता सौंपेंगे जो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष है। ठीक, कांग्रेस पार्टी ठीक। में नेहरू को एक भी वोट नहीं मिला है। लोकतंत्र थोड़ा नहीं। बता रही हूँ, जी। नेहरू को एक भी वोट नहीं मिला है। और पार्टीशन का प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी यूनानिमसली उसका जो कार्यकारिणी है वो रिजेक्ट कर रहा है। अब मान लीजिए आज की तारीख में भाजपा सबसे बड़ा पार्टी है, तो अमेरिका कहे कि यदि भाजपा वाले एक अध्यक्ष चुन ले और ये तय कर दे कि कश्मीर पाकिस्तान को देंगे या रूस को देंगे या अमेरिका को देंगे, तो कांग्रेस पार्टी भाजपा सदा भारत में या 10-20-30 साल राज कर सके कि इसका प्रबंध हम करेंगे। तो ये भारत के कानून में, अमेरिका के कानून में और अंतरराष्ट्रीय कानून में एक इलीगल एक्ट होगा। तो ये डेमोक्रेसी जिस कांग्रेस पार्टी के माध्यम से आई, जिस ट्रांसफर ऑफ पावर के माध्यम से आई और जिस संविधान से आई, वो भारत की विधि व्यवस्था में, इंग्लैंड की विधि व्यवस्था में और तत्कालीन अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत जो यूरोपीय बना रहे हैं, एक इलीगल एक्ट है, एक इलीगल एक्ट ऑफ ट्रांसफर है। तो ये संविधान क्यों बनाया गया? सरदार पटेल नेहरू को हटा सकते हैं। ये संविधान और लोकतंत्र क्यों है? सुभाष बाबू जीवित हैं, ये सबसे अधिक पता है तो अंग्रेजों को और नेहरू को पता है। तो ऑलरेडी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट कर दो जिससे आने वाला भी उलझ जाए। इस लोकतंत्र से निकलता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो इस लोकतंत्र में वो कुछ ना है, ना हो सकता है जिसका एक सामान्य भारतीय या एक सामान्य सनातनी हिंदू या एक सामान्य एशियाई अपेक्षा करता है। ये इसमें ना है, ना इसका काम है ये डिलीवर करना। एक बात, तो इसका काम क्या है? इसका काम इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में क्या था? चर्च से पावर छीनना, क्योंकि चर्च ने वहां के लोगों को अमानवीय यंत्रणा दी। अगर आपकी इच्छा होगी तो हम आप इस पर बात करेंगे, ठीक है? बिल्कुल। तो चर्च को हटाकर और किंगशिप को हटाकर वहां के थोड़े थोड़े लोगों ने अपने लिए पावर लिया। तो जब, जहां तक मेरा ध्यान है 1923 तक या उसके बाद तक, जिस इंग्लैंड को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कह रहे हो, वहां स्त्री लीगल पर्सन भी नहीं है, बायोलॉजिकल मनुष्य तो है ही नहीं। वहां के लोकतंत्र में, वहां की डेमोक्रेसी में, वहां के पार्लियामेंट में, वहां के स्टेट में और वहां के चर्च में वो लीगल पर्सन भी नहीं है। जैसे अपने यहाँ कंपनी, ट्रस्ट और ये जो 1860 के एक्ट में जो फर्म्स एंड सोसाइटी एक्ट में जो सोसाइटी बनाते हैं, ये लीगल पर्सन है। लेकिन 1929 तक स्त्री वहां लीगल पर्सन भी नहीं है। मनुष्य तो आज भी यूरोप में स्त्री नहीं है, बात कर रहे हैं। आज भी, आज भी। आज भी, आज भी। कारण इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसका जो भी हेड ऑफ स्टेट है,
ये जब वो क्या लेता है, शपथ लेता है, तो बाइबिल पढ़ लेता है, और वो डिफेंडर ऑफ चर्च है, कहीं पर कैथोलिक चर्च, कहीं प्रोटेस्टेंट चर्च, कहीं अलग अलग उसके डिनोमिनेशन, इवेंजलिस्टिक एक्सेट्रा, हाँ। वो भी, तो वो उसका डिफेंडर है। और वहां स्त्री तो मनुष्य नहीं है, वो शैतान की एजेंट है। तो अब हम ये, भारत हाँ, पर आते, अब हम भारत हाँ, पर आते। अच्छा, केवल वो मनुष्य नहीं है, जो बाकी है वहां पर, नॉन क्रिश्चियन, वो भी मनुष्य नहीं है। इंग्लैंड में हाँ। कैथोलिक को यही लोकतंत्र, कॉन्स्टिट्यूशन तो है नहीं, पार्लियामेंट कानून पास करता है कि कैथोलिक की पिटाई प्रोटेस्टेंट कर सकता है, आज भी वगैरह लागू वगैरह। है? आज है या नहीं है, लेकिन जब आप ले रहे थे तब तो है। और तब तो था, हाँ। आज भी ये तो लागू है कि नॉन क्रिश्चियन मनुष्य को वो जीने का अधिकार नहीं देते हैं। बाइबिल के डिफेंडर है ना आज भी। जो पैगन शब्द है। इंग्लैंड का जो क्राउन है, वो डिफेंडर ऑफ इंग्लिश चर्च है ना। हम्म। और इंग्लिश चर्च का आधार बाइबिल है आज भी। ठीक है। यस। ठीक। इस व्यवस्था से बहुत से ग्रुप्स ने ताकत छीनी, जैसे स्त्रियों ने छीनी, लेबर ने छीनी, बच्चे ने छीनी, इसने छीनी, इसने छीनी, कहां वहां। क्योंकि ये लोकतंत्र कहाँ का है? मदर ऑफ पार्लियामेंट इंग्लैंड से आया। ये जो संविधान है, जो लोकतंत्र से निकला है, जिसको 26 जनवरी को हम मना रहे हैं, ये 1935 के एक्ट का एडॉप्शन है। बनाने वाले कौन है? CS राव। कौन है? सिविल सर्वेंट है। उसके बाद वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाते हैं, तो उसको नॉमिनेट तो वॉइसराय कर रहा है। हो गई बात। अब आ जाइए ये बात। राहुल गांधी पर। और आपने कुछ कहा था, हाँ, राहुल गांधी। तो अब देखिए, इसी संविधान, इसी भारतीय लोकतंत्र जैसा भी है, हम्म। किसी की औकात थी कांग्रेसी सरकार में कि उसके साथ ये अशिष्टता कर सके? नहीं। यानी लोकतंत्र और संविधान ऐसी अशिष्टता की अनुमति नहीं दे रहा है। तो हम्म। ऐसी अशिष्टता की अनुमति कौन दे रहा है? प्रेजेंट गवर्नमेंट। ओके। अन्यथा, जैसे अभी लेटेस्ट ये वंदे मातरम पर कोई कानून आया है, मैंने उसका अध्ययन नहीं किया है। मोटा मोटी उसमें है कि पूरा गाना है, और उसका स्थान जनगण मन जैसा है, और अगर आप हम्म। उसका अपमान करते हैं अधूरा का करके, तो कोई 3 साल की सजा है। हम्म। तो अब इसी 15 अगस्त को पहली बार, ये 15 अगस्त इस कानून के बाद पहली बार आया, तो हम लोगों ने देखा सोनिया गांधी ने क्या किया। तो भाई, आपको किसने रोका है उन पर एक FIR या जो भी विधिक प्रक्रिया है उसको अपनाने हम्म। से? किसने रोका है? और अब पढ़ा है मैंने या सुना है कि कई, और इसने कहा मैं नहीं गाऊंगा, मैं नहीं गाऊंगा, मैं नहीं गाऊंगा। तो राज्य को किसने रोका है कानून को लागू करने से? तो समस्या राहुल गांधी कैसे हुए? जैसे संसद चल रही है, तो उसमें जो डिस्टरबेंस पैदा कर रहा है, उसके लिए पूरी एक व्यवस्था बनी हुई है। और हम लोगों ने देखा है कि एक आध बार तो मार्शल आते हैं, उठा के बाहर फेंकते हैं, सस्पेंड करते हैं, आने नहीं देते हैं। तो अगर ये नहीं किया जा रहा है, तो इसके लिए लोकतंत्र, संविधान, पार्लियामेंट, राहुल गांधी कैसे जिम्मेदार है? दूसरा, अपने देश में और सभी देशों में एक इंटेलिजेंस होता है, खुफिया विभाग होता है। हाँ। लोकल स्तर पर भी वो लोकल इंटेलिजेंस होता है, LIU वाले आते हैं।
मेरा बनारस में उनसे बड़ा रिश्ता रहा। अब जैसे अभी लेटेस्ट अभिजीत दीप के आया, तो आया एयरपोर्ट पे उतरा और उसको जाकर कोई परमिशन दिया। अच्छा, हम लोग को क्या पता चलता परमिशन दिया कि नहीं दिया, किंतु बांसुरी स्वराज कह रही हैं तो वो अपने मन से तो नहीं कह रही हैं, उनको कहीं से इंस्ट्रक्शन है कि आप ये बात कहो। ठीक, तो जिम्मेदार कौन है? अभिजीत दीप के जिम्मेदार नहीं है, बांसुरी स्वराज भी जिम्मेदार नहीं है, वो परमिशन ले जाके देने वाला पुलिस भी जिम्मेदार नहीं है। ऐसे मामलों में निर्णय बहुत ऊंचे स्तर पे, या मैं कह सकती हूँ सीधे गृह मंत्री के स्तर पर लिया जाएगा, उसके नीचे स्तर पर लिया ही नहीं जा सकता है। तो क्या आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है? अगर जानकारी नहीं है तो आपकी फेलियर है। अगर जानकारी है और आप ये सब कर रहे हैं तो ये आपके स्कीम ऑफ थिंग्स का हिस्सा है। अब जैसे कल की बात है, राहुल गांधी किसी थाने में जाकर किसी पैलेट गन वाले मामले में 6 घंटे बैठे और उनका एफआईआर हुआ। तो मुझे नहीं पता कानूनी पोजीशन क्या है, किंतु एक ज्वाइंट सेक्रेटरी ने बताया मुझे कि इस पर एफआईआर हो ही नहीं सकता है। अगर हो ही नहीं सकता है तो हुआ क्यों? इसमें राहुल गांधी कैसे महत्वपूर्ण हुए? अगर हो सकता है तो 6 घंटा क्यों बैठाया? दो बात दो बात मैंने राहुल गांधी और दीप के। अब तीसरा जेनजी। तो जेनजी का कुल अर्थ है इस आयु वर्ग के युवा, वो 18 साल से 25 साल है या क्या है, कि इस सन के बाद जन्मे हुए जो युवा हैं वो जेन जी हैं। लेकिन भाई उस आयु वर्ग के युवा तो सदा होते हैं, हर समाज में होते हैं, भारतीय समाज में भी हैं, और वो सब गाली देने वाले तो नहीं है, सब नहीं है। 1% भी नहीं है। 1% भी नहीं है। कल जो जंतर मंतर में गए हैं वो तो मोटा मोटी वो युवा हैं जो कोई इम्तहान दे के फ्रस्ट्रेशन में। अभी झारखंड में रांची में कहीं कुछ हुआ बहुत, तो वो भी छात्र हैं। अभिजीत दीप के तो छात्र नहीं है, उसके साथ 3-4 बड़े बड़े नाम थे, मेरा थोड़ा स्मृति गड़बड़, उनमें कोई भी हाँ, छात्र नहीं, कोई भी नहीं उनमें है। कोई भी छात्र नहीं है। तो भाई कल अगर आप रात को सबको उठाकर ले जा सकते हैं, जो कि स्टेट की पुलिस वो है, सामर्थ्य है, तो आप उस दिन उठा के क्यों नहीं ले गए? यानी स्टेट, मैं गवर्नमेंट अभी नहीं कह रही हूं, गवर्नमेंट पर बाद में आऊंगी। स्टेट का एक पार्ट सरकार है, गवर्नमेंट जिसको अपने कहते हैं भाजपा सरकार। स्टेट की और भी एजेंसीज हैं, विपक्ष भी स्टेट है, हाईकोर्ट भी स्टेट है, पुलिस भी स्टेट है। तो अभी मैं कह रही हूं ये स्टेट की डिजाइन ऑफ थिंग्स है। अब अपने यहाँ या ब्रिटेन में ये जो स्टेट का बाकी हिस्सा है, इसको इन मामलों में कंट्रोल करता है उसका वो पार्ट जिसको हम गवर्नमेंट कहते हैं। तो ये गवर्नमेंट की स्कीम ऑफ थिंग्स में है कि इनको रहने दिया जाए। क्यों? सीधी बात कैसे है कि सीमा पर लड़ाई होती है, जैसे 48 में लड़ाई हुई, 62 में हुई, 65 में हुई, 71 में हुई, तो पावरफुल आर्मीज आती हैं और हर लड़ाई में पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका का पूरा आर्मामेंट और बाकी कुछ सपोर्ट था। रहता है। हाँ, 62 में चीन था। तो अगर इंडियन स्टेट उसको हैंडल कर सकती है तो उसको क्या कहते हैं? सशस्त्र बल। तो जो हमारे बॉर्डर है उसको हम फौज कहते हैं। है तो हमारे भारतीय समाज के लोग ना, और आंतरिक मामलों के लिए दूसरे सशस्त्र बल हैं, पुलिस कहते हैं। और वो रैपिड एक्शन फोर्स और क्या 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 है।
तो अगर कल आप उठाकर ले जा सकते थे तो गाली गलौज आप पहले बंद कर सकते थे। इस पर तो सब धाराएं बनी हुई है, एफआईआर करते गए, 2-2 4-4 को ले जाते गए। तो स्टेट जो है, ये सब काम किसका है? स्टेट का है, और इस मामले में गवर्नमेंट का है। अब और स्पेसिफिक मैं होती हूँ, इसमें भी वो गृह मंत्रालय का है। दिल्ली का एक सरकार अलग है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर भारत सरकार के गृह मंत्रालय के पास है। तो जो बाकी काम पुलिस के डिफरेंट लेवल पे देखा जाता है, लेकिन जो गवर्नमेंट को प्रभावित करता है उसमें पुलिस केवल एग्जीक्यूट करती है, उसका चाहे डीजीपी हो, वो एग्जीक्यूट करती है। तो इसमें जो है कि साहब राहुल गांधी ले आया बर्बाद करने के लिए, दीप के ले आया, तो राहुल गांधी की हैसियत क्या है देश में एज अ अपोजिशन लीडर? इसको देखिए। जैसे एक समय भाजपा का अगर, तो आज के दिन में मान लीजिए भाजपा चली जाती है अपोजिशन में, मान लीजिए 2029 में, तो फोर्स टू रेकन विद। लेकिन कांग्रेस के पास क्या है? जो इंडी अलायंस बना उसके लोग उसके साथ नहीं है, दे डोंट एक्सेप्ट हिम एज लीडर। और आज के दिन तो एक अखिलेश है और एक राहुल है, तो अखिलेश को राहुल से अधिक अपने को मानता है। तो राहुल जो ताकत है वो ताकत गृह मंत्रालय की दी हुई ताकत है, या संसद में कोई और व्यवस्था होती है, वो जो संसद के सभापति होते हैं जी। यहाँ पर दूसरी चीज कहने का मतलब है, देखिए ये भड़का के लाए हैं उन बच्चों को जिनको हम टच नहीं कर सकते। एक तरीके से कहिए किसी राक्षस को दिया हुआ वरदान है जिसकी मर्यादा भगवान विष्णु भी रखते हैं। जैसे हिरण्याक्ष को रखा था ना कि ना घर के अंदर ना घर के बाहर, ना सुबह ना शाम, ना धरती ना आकाश। तो इस तरह के वरदान प्राप्त लोग हैं। अब चक्कर क्या है, इनको एक डीप स्टेट नाम की चीज है जिसका बहुत बड़ा कवर मिलता है, जो बाद में मेटा ने स्वीकार किया कि उन्होंने पुश किया था इनको इंस्टाग्राम वगैरह पे। वो जिन बच्चों के पास गए मैसेजेस, मैंने काफी बच्चों से बात भी की, तो वो इससे दहल गए कि सरकार स्टूडेंट्स को मार रही है अपनी गलती के लिए, क्योंकि उन्होंने जो है पेपर लीक कर दिया है। सरकार की इस व्यवस्था से पेपर लीक हुआ है। जब अपने भविष्य के लिए बच्चे सड़क पे आए तो उनको सरकार मार रही है। ये बच्चों का वर्जन था, और इस बच्चों का वर्जन को बना करके इसके पीछे खड़े हुए दीप के और राहुल गांधी। अब क्या है, अगर इन तक पहुंचना तो आपको बच्चों से होकर के गुजरना पड़ेगा। यहाँ पे संविधान वगैरह जैसी कोई चीज लागू नहीं हो रही है। आपको 29 में इलेक्शन भी जीतना है, आप इन बच्चों को नाराज नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी चीज ये है, आप इनको भारत के विरोध में नहीं भेज सकते, क्योंकि जो बच्चों का अगर ये भारत सरकार उनको मार रही है तो कहीं ना कहीं अपने देश की व्यवस्था से मोह भंग होता है। और अननेसेसरी फोर्स कभी भी आप अपने बच्चों पर नहीं यूज करेंगे, जो कि झारखंड में आपने हुआ देखा। अब मेरा ये ही कहना है कि भाई पेपर लीक दो जगह हुआ, एक नीट का हुआ, वहां पर तो आंदोलन है, पर जो झारखंड में हुआ वहां नहीं है, जो कर्नाटक है वहां नहीं। क्यों वहां पर आपकी पंजाब सरकार वहां नहीं? अभी झारखंड में दोबारा हो गया एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर का, तो वहां पर भी कोई सुनवाई नहीं है। तो जो एक चीज है कि एक आउटरीच है वो मोदी सरकार तक सीमित है। 1990 से आपने देखा होगा यूरो मैदान सबसे पहले हुआ, फिर इजिप्ट में अपराइजिंग हुई, सबका फॉर्मूला एक ही है। शेख हसीना आज भी यहाँ पर है इसी अपराइजिंग के कारण, और ये डीप स्टेट का जाना समझा फॉर्मूला है। ठीक है। और किसान आंदोलन में भी इसका उपयोग हुआ, सब तरह से हुआ। तो मोदी सरकार को मालूम है कि ये जनता को आगे करके उसके पीछे छुप जाते हैं। अब जनता का क्या कहें, भोली भाली है, उसको इतने राजनीतिक दांव पे समझ में नहीं आते, कभी किसान बना के कभी जेंजी बना करके ये सामने ले आते हैं। और अब की जो सफल इन्होंने प्रदर्शन कर लिया जिसके पीछे भाई पैसा, अगर आप ये सोचिए वहां पर 600-700 रुपए का, 900 रुपए का एक एक पिज्जा आ रहा है, तो पैसा तो वहां पानी की तरह बहाया। और मुझे नहीं लगता कि ये जो राहुल हैं, जो अखिलेश हैं, इन्होंने पैसा बहाया है। फॉरेन से इसकी फंडिंग हुई, बाहर से।
विस्तार कर तो बताया कुछ जाता ऐसी है। ताकतें हैं। अब जैसे मैं एग्जाम्पल लेती हूँ शास्त्री जी की मृत्यु के समय, जो हमारा आ, इनसे विवाद हुआ था पाकिस्तान से। हम युद्ध जीत के भी बातचीत की टेबल पे हार गए, ऐसे प्रेशर थे। तो जिस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से हमको ताकत मिलती है, वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अक्सर इंटरवीन करके हमको बहुत जगह लिमिट कर देती है। क्योंकि वही जो आपने कहा, वही शब्द रिपीट कर रहे हैं, इससे इंग्लैंड को ताकत मिलती है, उनके बनाए सिस्टम को ताकत मिलती है, और उन लोगों को ताकत मिलती है जो आ, लोगों से सत्ता छीन करके पर्टिकुलर दूसरे लोगों के हाथ में रखते हैं, जिसको हम डीप स्टेट कह लें या कुछ भी कह लें। आजकल ये शब्द कॉमन है। तो वो जो कुछ भी करते हैं वो माफ हो जाता है। आज से नहीं हो रहा, जब कांग्रेस थी तब भी होता आ रहा है, और एक अकेले भारत में नहीं हो रहा, दुनिया भर में ये हो रहा है कि जो एंटी स्टेट एलिमेंट्स हैं उनको एक पावर दी जाती है, और जो जो राष्ट्रवादी हैं उनको हर समय अग्नि परीक्षा देनी होती है। और इसमें हर 5 साल में उनको अपनी एक चुनाव करके अपनी वैधता, अपनी लोकप्रियता सिद्ध करनी होती है। तो एक कांस्टेंट लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं होती किसी राष्ट्र की भी धारा दिशा मोड़ने के लिए। जैसे आपको समुद्र में जहाज को मोड़ना है, आप 5% से ज्यादा का टर्न नहीं ले सकते, जहाज पलट जाएगा। और अगर 5 डिग्री का टर्न लेकर के आपको जहाज को मोड़ना है, तो आपको एक लंबा कर्व लेना पड़ेगा। तो और 5 साल से ज्यादा का ये इजाजत नहीं देते। तो द होल थिंग इज कि सिस्टम डिजाइन इस तरीके से किया गया है जिसमें राष्ट्रवाद के कदम कुंठित हैं, और जो अराजक हैं उनको पूरी छूट मिली हुई है। आप खुद ही कह रही हैं, डिजाइन इस तरीके से किया गया है। तो फिर हम ब्लेम ट्रांसफर कर सकते हैं, बट अगर अराजकता को बल देने वाला है, जैसे आप पे पत्थर चला सकते हैं पर आप पैलेट नहीं चला सकते। हमने अपने पिटते हुए सैनिक देखे। हमको एक गोली चलाने से पहले केंद्र से इजाजत देखने लेनी पड़ी है। हम हाथ हमारे बंद गए क्योंकि हम गोली नहीं चला सकते, पैर बंद गए कि हम बॉर्डर नहीं क्रॉस कर सकते। इस स्थिति में खड़े रह करके हमारे वीर सैनिकों ने भारत की रक्षा की। तो आप किसी भी कदम पर देख लीजिए, राष्ट्रवाद और मानवता को कुंठित करने वाला सिस्टम है। बदला जा रहा है धीरे धीरे। अगर अनाधिकार, या ये मैं कह लूं कि बिल्कुल खुल करके चेष्टा हो जाए। मैंने बरखा दत्त को पठानकोट तक, एयरबेस तक आने वाली वो जो रिवर आइन से रास्ता बताने वाला वीडियो देखा है, मेरे ख्याल से आपने भी देखा होगा। लेकिन उसको ये लोकतंत्र सजा नहीं दे सकता, क्योंकि इसमें राष्ट्रद्रोह जैसी कोई भी चीज डिफाइंड ही नहीं है। तब मोदी कैसे एक्ट करेंगे, गृह मंत्रालय कैसे एक्ट करेगा? अगर पकड़े भी जाते तो मैक्सिमम 3 साल की सजा होती है, और हमको मालूम है, इंदिरा गांधी का हम एग्जाम्पल देख चुके हैं। उसको इमरजेंसी के विरोध में जब डाला गया तो वो फुल फोर्स से सत्ता में वापसी कर गई। आज भी राहुल गांधी के पक्ष का मीडिया है, जिसको बच्चे देखते हैं, सुनते। प्रधानमंत्री का वीडियो उसी इंस्टाग्राम पे रोक दिया जाता है जिसपे दीपके को प्रमोशन मिल रहा था। फिर क्या करेंगे? इस लोकतंत्र का समाधान क्या है? जी। मुझे जरा जी देखिए, इसी लोकतंत्र में जिसको अपने संसद कहते हैं, इसको लेजिस्लेटिव बॉडी अंग्रेजी में कहते हैं, हाँ। यानी कानून बनाने की जगह। तो अगर वो जो आपने पैलेट गन मत चलाओ और पत्थर मारो, तो वो लेजिस्लेशन से आया, लेजिस्लेशन से हट भी गया, ठीक है। अच्छा, अभी जो वर्तमान सरकार है, इसका सामर्थ्य थोड़ा आप देख लीजिए पिछले 11 साल का, कि 2024 में तो डीप स्टेट खुलकर कहा कि हम इनको हराएंगे, और सारी ताकत लग गई, सारी ताकत लग गई, और नहीं हरा पाए, नहीं हरा पाए। जो सीटें कम हुई यूपी में, उसका कारण तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था। पता नहीं आप इन चीजों को अंदर से कितना जानती हैं। मैं इनसाइडर हूँ, बहुत पुरानी, मेरे बाबूजी के जमाने की, ठीक है। सरसंघ चालक बिना खबर किए घर आते हैं। तो
वो विषय वो था। अब जो ये विषय हो रहा है क्या करें, तो करने कौन आएगा? कोई बाहर से आएगा कर दे? तो अभी 70-80 साल में देखा गया बाहर से तकलीफ देने तो आते हैं, आराम करने तो कोई नहीं आएगा। तो जो कुछ करना है देश के भीतर करना है। और 12 साल में देखा मोदी जी, शाह और भाजपा ने डिलीवर किया, या भाजपा भी मैं कट कर दूं, मोदी जी और शाह ने डिलीवर किया, इसी लोकतंत्र के सिस्टम के भीतर डिलीवर किया। तो अगर डिलीवर करना चाहे तो वो डिलीवरी पावर आज भी है। अगर डिलीवर न करना चाहे तो वो डिस्क्रेशन भी उनके पास है। दूसरा आपने कहा बच्चों को छू नहीं सकते। भाई ये बात तो 15 ये कल जो हुआ, कल 21 तारीख को कैसे छुआ गया है? वो ये विपक्ष ने छुआ है, मोदी सरकार ने नहीं छुआ है। पुलिस को ऑर्डर विपक्ष नहीं कर सकती है। नहीं मतलब वहां पर जो झारखंड की सरकार थी, जो मोदी सरकार का पार्ट नहीं है। कल 21 तारीख को जंतर मंतर में नई दिल्ली। ओके 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 ओके, उसकी बात। कल की बात हो रही है। और इसके हम्म पहले भी एक बार जो अनुमति दी गई नहीं दी गई। तो जब हम्म छूना है इतनी आसानी से छुआ गया है, और इसका फॉल आउट कैसा भयंकर होगा। तो जो हम्म ये है कि कर नहीं सकते, इसी में इंदिरा गांधी भी थी, इसी में जवाहरलाल नेहरू भी थे। और अगर आप ये मानते हैं कि हम कर नहीं सकते, तब हम्म तो भाई आप पावर में आ ही नहीं पाएंगे ना। पावर में तो आप यही कहकर आते हैं, आई कैन डू। और मोदी और शाह सरकार ने तो जो डिलीवरी की है वो बहुत हम्म कमेंडेबल डिलीवरी की है। उनके कई निर्णय ऐसे हुए हैं जिससे बहुतों का मतभेद है, मेरा भी मतभेद है। लेकिन जनवरी के बाद आत्महंता काम तो सरकार स्वयं कर रही है। इनका जो कोर वोट है, भाई सरकार कैसे काम करेगी? लेजिस्लेशन बनाएगी। और यदि शासन में लोगों की श्रद्धा है तो मोदी सरकार ने तो एक इंजेक्शन मोदी जी ने लगवाया और पूरे देश ने इंजेक्शन लगवा दिया। यस। तो वो अगर आज चला गया है तो उसके लिए राहुल गांधी जिम्मेदार है। इतना निर्वीर्य आप भाजपा सरकार को ना कहिए। भाजपा नहीं वो सरकार गया नहीं, गलतियां अभी भी है। हाँ, नहीं, मोदी बहुत जो चाहेंगे। वो बहुत गलतियां कर रहे हैं। अभी मोदी जी भी कर रहे हैं, शाह जी भी बहुत गलतियां कर रहे हैं, किंतु वो अक्षम नहीं है, सामर्थ्यवान है। कल अगर चाहे तो करेक्ट कर लेंगे। बंगाल का जो चुनाव था वो साधारण नहीं था, असाधारण, अभूतपूर्व। लेकिन सही नीतियां थी तो जीत गए। अगर हम्म गलत नीतियां होंगी तो हार जाएंगे। किंतु गलत नीतियां अगर ले रहे हैं तो वो अक्षम है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन अभी हम लोग बात लोकतंत्र पर कर रहे हैं। तो ये जो भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, ये रूलिंग पार्टी को इतना अधिक पावर देती है, इतना अधिक पावर देती है कि वो जो चाहे सो कर ले। जैसे नेहरू ने उठाकर तिब्बत दे दिया, नेहरू ने उठाकर सिक्योंग दे दिया। हम्म इसी लोकतंत्र के अंदर, इसी लोकतंत्र के अंदर अगर चाहे तो बांग्लादेश हम वापस ले सकते हैं। इसी लोकतंत्र के अंदर हम पाकिस्तान वापस ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि ये बंटवारा इलीगल है। भारतीय कानून, ब्रिटिश कानून और अंतरराष्ट्रीय कानून। तो ये जो अभी आप ला रही हैं राहुल गांधी, जैन जी और वो अरब स्प्रिंग, तो अरब स्प्रिंग जहां हुआ वो पपेट स्टेट्स हैं, उनकी तुलना भारत से नहीं की जा सकती है। और वहां पर जो ये स्टूडेंट हैं या जो लोग हैं वो पपेट हैं। ये जो दीपके वगैरह है
जब 20 तारीख को 20 जुलाई को जब पार्लियामेंट की तरफ मार्च करते हैं तो कितना घंटे में हैंडल हो गए। तो मुझे लगता है मंजरी जी, अभी आप राजनीति में या शासन प्रशासन में अंदर नहीं है, तो आपकी हार बातों, करके मुझे बहुत मजा आ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है, नहीं हारने की बात नहीं, अनुभव की बात है। मेरा हम्म। राजनीतिक मेरा राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है हम्म। और मैं कह सकती हूँ कि 33 साल 87 में मेरी किताब आई थी रूट्स ऑफ अंडर डेवलपमेंट, मेरी आयु 33 थी। और उसके 2 साल बाद 89 में मेरी किताब से बौद्धिक दिया जाता था, और बौद्धिक लेते कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, और देने वाले होते थे रज्जू भैया। ये मुझे जोशी जी ने कहा कि तुम्हारी पुस्तकों से बौद्धिक लिया है मैंने, और देने वाले हम्म। रज्जू भैया और सुदर्शन जी होते थे। तो मैं उस अर्थ में आपकी तुलना में राजनैतिक व्यक्ति हूँ, और उस समय से उनके साथ उठती बैठती रही हूँ। मैं मंच पर सुदर्शन जी एक तरफ, रज्जू भैया दूसरी तरफ, और मैं मुख्य वक्ता हूँ। मेरी उम्र उस समय 37-38 साल रही होगी तब से आज तक। हम्म। तो ये जो आपकी बातें हैं, इनमें 3 चीजें, स्टेट, गवर्नमेंट, स्टेट पावर, इन 3 की थोड़ी सी मुझे कम समझ दिख रही है, मुझे भी लग रहा है। थोड़ी सी कम समझ लग रही है, क्योंकि खास हम्म। करके जो वर्तमान मोदी सरकार है, इसने वो किया जो अनइमेजिनेबल लगता था, अनथिंकेबल लगता था। उसके लिए राहुल गांधी अगर दिखाई पड़ रहे हैं, जेल में नहीं जा रहे हैं, तो वो पार्ट ऑफ डिजाइन है। इसमें लोकतंत्र का फेलियर या मोदी जी बेचारे, ऐसा नहीं है। जो माने ट्रम्प ये और तो हम बिडेन लोग का, मजाक में कहते हैं कि भाई भाजपा का स्टार प्रचारक है, इसको जेल में डाल देंगे तो भाजपा कैसे आएगी। ये तो मजाक की बात है। भीतर और बहुत हम्म। बारीक बारीक बातें होती हैं, और मैं इन चीजों हम्म। की बहुत पढ़ा है 50 एक साल में, और बहुत सी बातें यहाँ की नहीं जा सकती हैं। ताश, अब बिल्कुल। फिर भी मैं कुछ चीजों का उत्तर दे दूं। ताशकंद हमने टेबल पे नहीं हारा था, टेबल पर भी हमने जीत लिया था, इसलिए शास्त्री जी की हत्या करनी पड़ी। और हत्या में रूस था, रूस हत्या नहीं कर सकता था अगर कांग्रेस पार्टी इन्वॉल्व ना होती। यस। राजीव गांधी की हत्या नहीं हो सकती थी यदि कांग्रेस पार्टी ना इन्वॉल्व होती। इंदिरा गांधी की भी हत्या नहीं हो सकती। तो जिन लोगों ने टेबल पर हारा शिमला में, वो देशद्रोही लोग थे। मोदी जी और शाह धुरंधर लोग हैं, अभी बहुत गलतियां कर रहे हैं, ऐसा हमको लगता है, और बहुत मन क्षुब्ध है, लेकिन उनके सामर्थ्य में इतनी शंका नहीं, न मोदी जी के सामर्थ्य में, और लोकसभा का जो उपयोग हो सकता है, वो किसी कारण वो नहीं कर रहे हैं, और जितना वो कर रहे हैं उसके पहले नहीं हुआ है। और मेरा तो ये बात अभी भी भी है, सही है। वैसा पहले तो नहीं हुआ, और जितना नहीं। हो सकता अब नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? बहुत सारे फैक्टर है। मेरी तो अभी भी प्रार्थना है, मेरे को पता नहीं आपने सुना या नहीं सुना, जैसे विक्रम संवत चल रहा है, वैसे हम्म। नरेंद्र संवत हम चलाएं, ये मेरी कामना है। और मेरी कामना के स्वर में लाखों की कामना है, कोई मैं अकेली व्यक्ति नहीं हूं, नहीं तो मुझे कोई सुनेगा क्यों। तो आज नरेंद्र मोदी जाते हुए दिख रहे हैं, तो दुखी वही हैं जो नरेंद्र संवत चलाना चाहते थे, जो उनका चक्रवर्ती सम्राट के रूप में अभिषेक करना चाहते हैं। अपने घर का सबसे लायक बेटा जब गलती करता है, तो दुख परिवार वालों को कैसा होता है, ये तो सबका परिवार है, सब जानते हैं। आज तक 1947 के बाद से सबसे सामर्थ्यवान, सामर्थ्य शब्द मैं प्रयोग कर रही हूँ, अगर कोई प्राइम मिनिस्टर हुआ है
तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आज बिल्कुल वो क्या सही। है, क्यों कर रहे हैं, ये तो शायद 20 साल बाद पता चलेगा, लेकिन बात तो आज करनी है ना। तो आज जो दिखता है वो कहा जाता है। सीक्योंग बिल्कुल भारत सही। का है, ये बताने के लिए मेरी जरूरत थी आज से 4 साल पहले। डॉक्यूमेंट्स जब मैंने देखे तो मैंने बताया सीक्योंग भारत का हिस्सा है, उसके बाद छानबीन होकर हुआ। तो जैसे व्यक्तियों के जीवन में बहुत से करवट आते हैं, समाज जीवन में भी आते हैं, किंतु हमें एक अप्रतिम प्रधानमंत्री मिला था। अब तो बहुत कष्ट होता है और भगवान से निरंतर प्रार्थना है सब ठीक हो जाए, ये रात के दुस्वप्न की तरह बीत जाए। तो राहुल गांधी, दीप के, कई बार खेलने के लिए मैं भी कुछ उठा लाती हूँ। उम्र मेरी 73 साल हो गई है, फिर भी कुछ भी उठा लाती हूँ, फिर खेल खाल के छोड़ आती हूँ। वो मुझे कई बार नोच भी लेता है, तो देखो जी नोचा नोचा, क्योंकि मेरा खेलने का मन है। अब ये खेलना सही है, ये खेलना गलत है, ये नीति उचित है, ये नीति अनुचित है, इस पर तो बड़ी बात होगी और असली बात 20 साल बाद होगी। जैसे किसको पता था कि वो, अरे बंगाल में जो नोआखली में गांधी जी पकड़े गए और हम्म। अंग्रेजों को पता चल गया और उनको कहना पड़ा कि मैं हिजड़ा हूं, रसूल का हिजड़ा हूं। उसके कारण कांग्रेस को पार्टीशन का प्रस्ताव रद्द करके, पार्टीशन न करने का प्रस्ताव रद्द करके पार्टीशन का प्रस्ताव करना पड़ा। आज ऐसी कौन सी बात है, ये तो कोई 20 साल बाद पता चले या कुछ और। जी, मुझे इन सब विषयों में अन्यों की तुलना में कम आता है, लेकिन आपके साथ आनंद आ रहा है मुझे। मुझे भी, क्योंकि बहुत सारी बातें मुझे नहीं पता लग रही हैं। जो जी मेरा अल्पमत है थोड़ी बहुत कि भाई, वो एक है ना, अपीयर वीक व्हेन स्ट्रांग, जैसे आप ही ने कहा कि आ, नेहरू को सारी पावर थी, बंटवारा अनुचित था, वो आजादी भी इस तरीके की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रैटेजिक डिफीट इन्होंने ली थी ताकि आज जो 240 पे बैठ के जो भी फैसला लेंगे वो पूरे भारत का है। इसमें हर वर्ण, हर व्यवस्था, हर पार्टी, सबकी सहमति से जो भी बिल पास होगा। अब चूंकि सबकी सहमति लेनी है, तो एक छोटी नहीं सी नहीं नहीं बात, आप नहीं नहीं, क्लिप खरीदने। हाँ। सबकी सहमति की तो आवश्यकता ही नहीं ना है। केवल तो अमेंडमेंट 240 के का तो लिए, नंबर ही नहीं है। केवल अमेंडमेंट के लिए 2/3 चाहिए, बाकी सिंपल मेजॉरिटी। और सिंपल मेजॉरिटी तो भाजपा के पास है ना, तभी तो सरकार है, तभी तो सरकार है ना। अगर सिंपल मेजॉरिटी ना होती तो सरकार ही ना होती। तो इनको कोई भी बिल पास करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मत करो, बाकी काम कर लो ना भाई। ठीक है ना। मैं क्लियर क्लियर कुछ मेजॉरिटी मेरी। निरुत्तर हूँ। नहीं नहीं, तो आप और इसको मुझे अच्छी बड़ी, तरह कट कुट करके तब चलाइएगा। आई एम वेरी नहीं, मैं हैप्पी विद ऐसे यू। ही, क्योंकि ये पक्ष जाना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मेरा, जो मैं एक मोनोलॉग देती रहती हूँ। हाँ ठीक है, सबकी आवाज आनी चाहिए। राष्ट्र का हृदय कहीं ना कहीं आहत है जब हम अपने आप को थोड़ा कमजोर पाते हैं, क्योंकि हमारा एम्बलम में शेर हैं, वीर भोग्या वसुंधरा हमारा टाइटल है, हमारे सभी देवी देवता सशस्त्र हैं, तो हम वीरता की पूजा करते हैं। जहां कमजोरी दिखती है वहां हम आहत हो जाते हैं। तो जी बहुत कुछ सीखा आपसे। चर्चा ये अनंत है। जी। मोदी जी क्यों कमजोर दिख रहे हैं? सचमुच आपका कहना सही है। मोदी जी बिल्कुल कमजोर नहीं है, कतई कमजोर हम्म। नहीं है। कारण पार्लियामेंट में उनके पास सिंपल मेजॉरिटी है, और जो हम्म। बहुत पार्टी से हो गया है उसके कारण जो वो करना चाहे आज कर ले। किंतु
यदि हम्म। वो आत्मघात पर उतारू हैं तो दुख ये है कोई रोकने वाला नहीं। उनके सगे होने चाहिए थे ऐसे। गलतियां तो हम सबसे होती हैं ना। अभी ये जो हो रहा है आरक्षण हटाओ, अगर देश को विकसित करना है तो मोदी जी की जगह सबसे कम वोट पाने वाले को प्राइम मिनिस्टर बना दे तो देश का क्या होगा। सबसे कम अकलमंद को एंकर और स्पीकर बना दे, यही तो कर रहे हैं ना। डॉक्टर बना रहे हैं, शिक्षक बना रहे हैं और सब कुछ बना रहे हैं। तो ठीक है, देशों के भाग्य में, समाजों के भाग्य में होता है, करवट बदलती है और मुझे तो लगता है इस मंथन से कुछ बहुत शुभ निकलेगा और ये देश मोदी जी को बहुत कृतज्ञता से याद करेगा। बड़ा देश है, उनकी कमियों को भुला देगा। जी जैसे द्यूत में पांडव सब कुछ हारे थे और माधव कहाँ थे, जी। वही परिस्थिति लग रही है कि एक द्यूत है जिसमें हम। ना ना, बिल्कुल ये स्थिति नहीं है। ये सब कुछ अपने हाथ में है, सब कुछ, सब ठीक हो जाएगा। मनुष्य तो के आपकी जीवन में इस अप डाउन आता है, समाज जीवन में भी आता है। जी। तो माधव की लीला अभी देखनी बाकी है कि वो इस अभी माधव पूरे की लीला बिखरते को, हुए। ना 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 ना, अभी तो भाजपा ही सब संभाल लेगी। हाँ, जिसमें मैं सब। मोदी जी को ही माधव से तुलना कर रही हूँ कि उनकी लीला भी देखनी बाकी है कि जी, बिखरती हुई कौड़ियां किस तरीके से वो पटाक्षेप के समय संभाल वो तो लेते हैं। आप ना करें, ये मेरा निवेदन है। मोदी जी के प्रति भी इसमें सम्मान कम है, माधव के प्रति तो कहना ही क्या। जी जी। तो आपसे ठीक है तो। बहुत कुछ सीखने को मिला आज। अगले नहीं। एपिसोड में मैं आपको फिर से आमंत्रित करती हूँ, कुछ नया बताने के लिए, कुछ गहरा समझाने के लिए। आज के जी लिए धन्यवाद। जी, नमस्कार। नमस्कार। मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो क्षमा प्रार्थी। अनुचित आप कुछ कह ही नहीं सकती। सबको नमस्कार, सुनने वालों को। नमस्कार।